अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट के साथ आपका होस्ट बिन्यामीन शौकत हाजिर है और आज के हमारे एक खास मेहमान साइम रशीद साहब, आप सबके जाने पहचाने माहिर ज़राअत साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज की ग्रेट डिबेट का जो टॉपिक है वो ये है कि फरवरी में क्या क्या काश्त किया जा सकता है और किस चीज से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है और किस चीज से परहेज करना चाहिए, मार्केट वैल्यू नहीं लगेगी। किसान भाइयों, आज का यही ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट का टॉपिक है और साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साइम साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? साइम साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस साल क्या आप प्रेडिक्शन है, क्या पेशन गोई है, कौन सी फसल जो है जो फरवरी में लग सकती है ऊपर जाएगी और किस फसल से परहेज करना चाहिए, कौन सी फसल नीचे जा सकती है? बिन्यामीन साहब, ऐसा है कि पिछला साल बहुत ज़्यादा क्राइसिस का रहा। आपकी जितनी भी बहारिया फसलें थी, मकई को तो अच्छा रेट मिल गया था बहारिया को, लेकिन कॉटन जो सी थी वो रेट नहीं दे सकी, पैदावार ले ली इसने बहारिया ने। तिल की फसल बहुत कामयाब रही, उसके अलावा सूरजमुखी आपका कामयाब रहा, अब बाजरा आपका कामयाब रहा जो लगता है इसके बाद गर्मी का हाइब्रिड बाजरा, सब्जियां आपकी कामयाब रही। लेकिन अब जो हालात जा रहे हैं उस पर फार्मर को बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत है। फार्मर को चाहिए कि अपनी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको डाइवर्सिफाइड करे। किसी एक क्रॉप के ऊपर वो अगर डिपेंड करेगा तो वो फाइनेंशियल लॉसेस का शिकार हो सकता है, उसको माशी बहरान का शिकार हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो मार्केटिंग का जो सा प्रोसेस है, तरीक़ाकार है, वो सारा हाथ में आ चुका है माफियाज़ के। वो जब पैदावार आती है तो उसके लिए वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, स्टार्ट में एकदम आपको थोड़ा सा लालच देते हैं अच्छा रेट देके, और जब धड़ाधड़ मंडियों का रुख किया जाता है, जिन्स मंडी में आती है तो उसके बाद उसकी कीमत इतनी गिरा दी जाती है कि कॉस्ट भी पूरी नहीं होती। दुरुस्त फरमाइए कि जो मकई है वो बहारिया आप दुरुस्त कह रहे हैं, सही, और जो मौसमी मकई थी उसके साथ किसानों का बड़ा बुरा तजुर्बा रहा। मौसमी मकई के साथ जनाब किसानों के लिए तो बर्बादी हो गई, कॉस्ट पूरी नहीं हुई, उस पर तखमीना आया था। और इवन साइलेज जो सा था वो, अब साइलेज की मार्केट एक स्टेबल मार्केट थी, लेकिन जब मकई नहीं बिकी तो बहुत से फार्मर्स ने साइलेज बना लिया, साइलेज भी एक्सेस हो गया मार्केट में। तो आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इनको फार्मर्स को इस सिचुएशन से निकालने का। उसका रिजल्ट ये निकला कि इस साल देख लें, इस साल जो पिछले साल का आप देखें, पिछले 3 से 4 सालों में मकई का बीज नायाब हो जाता था, इस साल मकई का बीज बिक नहीं रहा। आपका कैरी ओवर स्टॉक होगा मकई का। क्यों कैरी ओवर होगा? कि मकई के फार्मर जो है वो घबरा गया। तो मेरी सब तो आगे जो सीजन शुरू हो रहा है, अब ये फरवरी में बहुत से किसानों ने मकई काश्त करनी है, तो ये फार्मर को थोड़ा गाइड करें कि किस तरह डिवीजन कर लें, सारे किसान एक पैटर्न पे ना चलें, किस तरह डिवीजन करें कि मकई लगाएं उसमें नुकसान ना हो। देखें, इसमें ऐसा है कि फरवरी में आप लिस्ट कर लें कि कौन कौन सी फसलें आपकी आने वाली है। मैं इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक यूनिट की बात कर लेते हैं कि हमारा एक किसान है जिसके पास 30 एकड़ ज़मीन है, एक यूनिट की बात कर लेते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि वो 10 एकड़ से ऊपर मकई पे ना जाए। 10 एकड़ जो है वो इसके ऊपर लगाए, वो सूरजमुखी या कॉटन पे चले जाए जो अगेती कॉस्ट है। बाकी 10 एकड़ में से वो 5 एकड़ पे फिर जो है वो तिली लगा ले, या वो कोई ऐसी फसल लगाए जो अगर उसके पास सब्जी मैं बाउस पे आ रहा था, उसके पास अगर जानवर हैं तो उस पर चारा लगा ले, और बाकी 5 एकड़ के ऊपर वो अपनी सब्जियां लगाए, 5 सब्जियां लगाए 1-1 एकड़ पे, ताकि उसकी जो सी हर हफ्ते उसको जो उसकी सब्जी जो सी है वो उसको कैश फ्लोज का रहे, उसके जो घर के अखराजात हैं उसके लिए वो मोहताज ना हो, और उसका जो परचेजिंग है, जो दीगर उसकी फसलों की जो सी ज़रूरियात हैं, मुदाखिल हैं, उनके लिए उसके बाद कैश हर वक्त अवेलेबल रहे। जी साइम साहब, मोस्टली आपने जो प्लान बताया है जनूबी पंजाब का है और सिंध वाले एरियाज का है। अगर हम अपर पंजाब की बात करें या सेंट्रल पंजाब की बात करें तो यहाँ कॉटन नहीं काश्त की जाती। सेंट्रल पंजाब में बदकिस्मती है जी, सेंट्रल पंजाब में आपका 2 क्रॉप पैटर्न चल रहा है, और 2 क्रॉप पैटर्न में बहुत से फार्मर्स हैं जो 3 क्रॉप पे आती नहीं है। सेंट्रल पंजाब में इस वक्त देखा जाए, अभी जो फार्मर है वो सारे का सारा गंदम लगाता है, और गंदम के फ़ौरन बाद वो राइस पे आ जाता है। राइस, वीट, राइस, गंदम, ये इसका पैटर्न चल रहा होता है। ये मैं नॉर्थ पंजाब की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल पंजाब जो है जिसके अंदर साहिवाल डिवीजन आपका आता है, वो सबसे ज़रखेज़ इलाका है पाकिस्तान का। उसके अंदर आपका आलू की कच्ची पिटाई हुई है, जिन्होंने कच्ची पिटाई की है वो मकई लगा रहे हैं, और या सूरजमुखी लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, और जो पक्की पिटाई वाले होते हैं वो उसके बाद मकई लगा लेते हैं। अच्छा, अब मैं इस साल एक ट्रेंडिंग देख रहा हूँ कि हो सकता है कि सेंट्रल पंजाब के लोग भी इस साल थोड़ी सी कॉटन लगाएं। फरमाएं कि जो
हमारा जनूबी पंजाब है वहां कॉटन हो जाती है, फिर जो हमारा सेंट्रल पंजाब के किस किस जिले में कॉटन हो सकती है, अपर पंजाब में तो मुश्किल है, सेंट्रल पंजाब के किस किस जिले में हो सकती है? कॉटन जो सी है, कॉटन के लिए जब आपका दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाएगा तो आपकी फसल बेहतरीन आपकी ग्रो करती है। दिन के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप देखा जाए तो आपके तमाम के तमाम पंजाब में क्रॉस कर जाता है, कहीं पे 15 फरवरी को कर जाएगा। मॉनसून वाले एरियाज हैं, क्या उन इजला में कॉटन? मैं अब आपको इसी तरफ आने वाला था। मॉनसून अभी देखिए, जो आपने फसल लगानी है, आप लगा रहे, बात करें अगेती कॉटन की। अगेती कॉटन आपकी 15 फरवरी या एंड ऑफ फरवरी लग जाती है, मार्च की इब्तिदा में। और मॉनसून आपका जो स्पेल स्टार्ट होता है वो आपका आता है 15 जुलाई के बाद। तो कॉटन को आपका अगर आपने एंड ऑफ यकम मार्च को भी लगाई है, मार्च के स्टार्ट में, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 15 145 डेज मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप 2 से 3 पिकिंग भी कर लेते हैं कॉटन की। और जिन लोगों ने अगेती कपास लगाई वो बहुत फायदे में रहे, 80-82 मन तक पैदावार भी आई, 60 मन तो बहुत से फार्मर्स की आई। और जिन्होंने पचेती कपास लगाई, गंदम के बाद लगाई, वो सख्त नुकसान में रहे कि उनकी पहली पैकिंग भी ना हुई। 5-6 मन तक का भी रिकॉर्ड है, लोगों ने पूरे फसल से 5 से 6 मन से ज़्यादा फुट्टी नहीं ले सके। यानी अपर एरियाज में, सेंट्रल पंजाब में और जनूबी पंजाब में, ये तीनों जो हमारे पंजाब के डिवीजन्स हैं, यहाँ कॉटन जिनके पास देखें इस साल ना, मैं आपको जो एक अलमनाक सिचुएशन देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस साल गंदम, गन्ना और जो आपकी चावल की फसल है उसको धचका पहुंचेगा पानी की कमी का बहुत शिद्दत से। ये पहला मौका आया कि आज आपका जनवरी का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है और पूरा हमारा गलियात देख लें, नॉर्थ देख लें, सारे के सारे चिटिल मैदान है, बर्फ़ का एक कतरा नहीं है। पाकिस्तान के जो ताश का सिस्टम है, दरियाओं का ताश का सिस्टम, ऐसी निज़ाम है, उसके अंदर जो 50% पानी आता है वो सारा इस बर्फ़ के पिघलने से आता है, ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। और 50% पानी आपका मानसून की बारिशों में आता है। तो जो मानसून की बारिशों से पहले नहरी निज़ाम चलता है वो सारे का सारा ग्लेशियर के पिघलने से चलता है। अब होगा क्या, ग्लेशियर नहीं पिघल रहे, बर्फ़बारी नहीं हुई तो ग्लेशियर कहाँ से पिघलेंगे? तो आपकी जो आबी आपके ज़खायर हैं, मंगला डैम है, तरवेला डैम है, उसके बाद दीगर जो आपके डैम्स हैं वो भरेंगे नहीं, तो उनके अंदर भी आपका पानी कम हो जाएगा। नहरी निज़ाम में आपके पानी का डिस्चार्ज कम होगा, आप अपनी नहरी आपको अल्टीमेटली ट्यूबवेल चलाने होंगे, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और दूसरी बात जो अलमनाक बात, जो ख़तरनाक बात आ रही है कि गवर्नमेंट आपको मार्च अप्रैल से शुरू कर देती है हाइडल चलाना फुल कैपेसिटी में, लेकिन वो इस साल नहीं चल सकेंगे। तो उन हाइडल की जो लो कॉस्ट होती है उसको और थर्मल की आईपीपीस की महंगी कॉस्ट को वो बैलेंस करके एक रेट निकालते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे महंगा रेट है बिजली का। लेकिन जब आपके हाइडल नहीं चलेंगे तो मैं जो बिजली का रेट देख रहा हूँ, मुझे तो ये जो 80-90 रुपये तक यूनिट जाता दिखाई दे रहा है। तो ये मुमकिन नहीं रहेगा फार्मर के लिए कि वो जिसके पास सोलर ना हो वो अपना इसमें वापडा के ऊपर अपना ट्यूबवेल चला सके। राइस खास तौर पे पानी यस राइस के लिए, तो राइस के जो माह फरवरी है इसमें कौन कौन सी सब्जियां काश्त की जा सकती है? देखिए माह फरवरी में आपकी जो सब्जियां हैं उनमें आपका जनाब भिंडी बहुत अच्छी फसल है, आप लगा सकते हैं। खरबूजा आप फल में लगा सकते हैं, तरबूज आप लगा सकते हैं। ये जो सी हमारी चलने वाली फसलें हैं, सब्जियां का पैटर्न है सारे का सारा, आप उसमें काश्त कर सकते हैं। और इसके अलावा शिमला मिर्च लग सकते हैं। नहीं देखिए अभी बात टमाटर की नर्सरी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप, मिर्च की कर सकते हैं, शिमला मिर्च की कर सकते हैं। प्याज थोड़ा सा देर हो जाता है अगर, लेकिन कोशिश करें उसको जनवरी से दिसंबर में और जनवरी में कर लें बेहतर है। फरवरी में कर लेंगे थोड़ा देर हो जाएगा लेकिन हो सकता है बहरहाल। और लेकिन अब टमाटर का वो इशू है कि हमारा ट्रेंड बन जाएगा, हर बंदा टमाटर लगा लेगा, उसके बाद उसकी कीमत इतनी गिर जाएगी। अभी आपको टमाटर 150 रुपये किलो या 180 रुपये किलो दिख रहा है। साहब आपने जो फार्मूला बताया है कि अगर आपके पास 30 एकड़ जमीन है तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें और मैंने उसको जी 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैंने 2 मेन क्रॉप्स ले लें, एक छोटी क्रॉप ले लें और बाकी जो 5 एकड़ में 5 सब्जियां लगाएं, ताकि आपकी 1-1 एकड़ पे एक सब्जी की पैदावार हो, आप उसको तबाह ना करें। और दूसरी बात यह है कि फार्मर को इस मेंटली प्रिपेयर होना है। टमाटर के फार्मर को भी मिर्च वाले का फार्मर का इशू कोई नहीं है, अगर उसकी हरी मिर्च नहीं बिकती वो उसको ड्राई कर सकता है खेत के अंदर ही, वो उसका नुकसान नहीं है। और वो जो ड्राई मिर्च बिक जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट भी हो जाती है। लेकिन जो इसका शिमला मिर्च वाला है वो हरी बेच सकता है, उसको ड्राई नहीं करता, पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है इसके बाद। और टमाटर का तो बहुत ही अलमनाक सूरत हाल है, ये इंतहाई पेरिशेबल है, इसको आप रख भी नहीं सकते। फार्मर को करना क्या है, फार्मर को ड्राई टमाटो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ जाना है। वो अपने घर की छत को, अपने डेरे की छत को, वहाँ पर जालियाँ बिछाकर, जालियाँ सिर्फ सिंपल जालियाँ कि रेज्ड हों जालियाँ,
वो लगे। आप इनको इसमें लिंक शेयर करें, तस्वीर शेयर कर दिखाएं। इंडिया में बहुत कॉमन है कि वो जालियों के ऊपर वो सिर्फ टमाटर काट के उनके दरमियान में से बीज निकाल के बाकी टमाटर रख देते हैं। वो सारे का सारा टमाटर सन ड्राइड हो जाता है और उसको बचाने के लिए कि उसके ऊपर कोई आए ना, उसके ऊपर वो कपड़ा मलमल का डाल देते हैं, ऐसे ऊंचा रेस करके कपड़ा उसको टच ना करे, मक्खी वगैरह मच्छर ना आए। सन ड्राइड टमाटर आपके हो जाते हैं। उनको आप पाउडर बना लें, उनको आप फ्लैक्स बना लें, कुछ भी कर लें, वो आपका एक अच्छा खासा एथर्स बन जाता है। तो यानी हमें वैल्यू एडिशन पे जाना पड़ेगा, हमें वैल्यू एडिशन पे जाना ही होगा, तभी किसान अच्छा। देखिए मैं आपको मजे की बात हूँ कि मैंने इटली में देखा कि वहाँ पे वाइन बहुत बनती है, ग्रेप्स यार्ड, वाइन्स यार्ड बहुत हैं, एप्पल बहुत है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके हर घर के अंदर जो फार्मर है वो इवन आपका 1 हेक्टेयर का है, 2.5 एकड़ का है, 5 एकड़ का है, 7.5 एकड़ का है, 10 एकड़ का है, जो भी इसका साइज़ है। उसके पास बाग जो है उसने नीचे अपने ना क्या किया हुआ है, उसने नीचे अपने बॉयलर लगाए हैं। या वो वाइन तैयार करता है, अल्कोहलिक तैयार करता है, या वो खुद ही वो मियाँ बीवी और उसके बच्चे होंगे, वो उनके पास तो मैन पावर इतनी नहीं है, वो अपने उन फलों से फ्रेश जूस बनाता है, उसको शीशे की बड़ी अच्छी बोतल में बंद करता है, लेबल उसके स्टिकर बने लगाता है और अपनी लोकल मार्केट में, वो बाहर उसको मार्केट नहीं करता कि मैंने पूरे कंट्री में देना है, अपने नज़दीकी शहर में वो अच्छे रेस्टोरेंट्स में, अच्छी शॉप्स में वो मुहैया कर देता है। पाकिस्तान में इस वक्त लोग अच्छे फ्रूट का मज़ा लेना चाहते हैं, अच्छा जूस पीना चाहते हैं। जो बाइंग कैपेसिटी हमारी बेहतर होती जा रही है, लोगों को इस बात की सेंस आ चुकी है कि हमें अगर अपनी सेहत को इम्प्रूव करना है तो हमें जूसेस पीने हैं, हमें फल खाना है। तो ये ट्रेंडिंग हमें देनी होगी अपने फार्मर को। देखिए जब तक पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हम अपनी प्रोडक्ट को लेवल 1 से लेवल 2 पे लेके नहीं जाएंगे। दुनिया तो लेवल 4 लेवल 5 तक आ चुकी है, तो हम उसको चलें लेवल 5 की बात नहीं करते। लेवल 2 का मतलब क्या है कि बेसिक उसकी जो सी है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा फार्मर खुशहाल नहीं हो सकता। जी साहब साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप करना पड़ेगा। ग्रेट डिबेट को आज के लिए यहाँ तक ही खत्म करते हैं। साइम साहब आपका शुक्रिया। किसान भाइयों, आप भी बताए हुए तरीके के ऊपर अपनी जमीन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इजाजत दीजिए।